गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका रिवीजन कर रहे थे हम लोग। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़े, वहाँ के एडेप्टेशंस जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़े, यानी कि उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनका जो एडेप्टेशन है वो किस तरह से है, ये वो हमने जान लिया। जैसे कि हमने ओशन हैबिटेट के बारे में पढ़ा, डेसर्ट हैबिटेशन हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने माउंटेन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हमने प्लांट्स के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लीफ वेनेशन के बारे में भी बात कर ली। ओके, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो इसका आप एक अच्छा सा एक डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, यानी कि जो भूमि पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी वैरायटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन सभी से जो है मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी का, अथवा जो है हम कहते हैं जीव विविधता के बारे में। ठीक है, एंड it includes animals, plants, and microorganisms. Each living organism is important for maintaining balance in the nature. तो हमें पता है जो हमारे चारों ओर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा जो नेचर है उस नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में सहायता करता है। So that is the meaning, that is what biodiversity is. Biodiversity means the variety of all living organisms on the earth, including animals, plants, and microorganisms. Okay, now the question comes that why is biodiversity important? ये जो biodiversity है, ये important क्यों है? इसको इतना important क्यों दिया, importance क्यों दिया गया है? तो हम देखेंगे सबसे पहला तो ये कि जो बायोडाइवर्सिटी है इट कीप्स नेचर बैलेंस्ड, है ना। तो हमारी जो नेचर है, हमारी जो भूमि है, हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति में हर चीज को बैलेंस रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत बहुत जरूरी होता है, बिकॉज each and every living organism, they are dependent on each other, like plants are the main producers of the earth, and many organisms depends on the plants for their नरिशमेंट, है ना। उनके नरिशमेंट के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर निर्भर होते हैं। इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, एंड इट कीप्स आवर नेचर बैलेंस्ड। सेकेंड वन, इट प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो हमारे जो चारों तरफ के जो प्लांट्स होते हैं, या फिर जो हमारे नेचर में जो चीजें पाई जाती है, उन सभी चीजों से हमें की प्राप्ति होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर प्लांट्स। मेडिसिन भी हमें उनसे मिलता है, और ऑक्सीजन की प्राप्ति, तो ऑक्सीजन तो हमें प्लांट से मिलता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो एक ऐसा एक प्रोसेस है जिसके कारण पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट कंट्रोल। तो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने में भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत बहुत योगदान रहता है। एंड इट सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो हमारी जो मनुष्य सबसे ज्यादा हमारे लाइफ को ये सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है। सो दैट्स व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बार आपको बता दे, इट कीप्स आवर नेचर बैलेंस्ड, सेकेंड वन प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, helps in agriculture and climate control, supports human life and livelihoods. Now, what are the threats to biodiversity? जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन करने वाली चीजें क्या क्या है, या उसको हानि पहुंचाने वाली चीजें क्या क्या है, जरा हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा, अगर हम बात जब करते हैं, तो जो
हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है डिफोरेस्टेशन के द्वारा, है ना। डिफोरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जब कटाई होती है यानी कि वहां के जो ट्रीज जब कटने लगते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उन उस फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं या उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है बेटा, वो उनका हैबिटेट जो है वो नष्ट हो जाता है। दे लॉस देयर हैबिटेट, है ना। एंड द सेकेंड थिंग इज पोल्यूशन, द पोल्यूशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। तो हमारी जो भूमि पर हम जो पोल्यूशन फैलाते हैं, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, या लैंड का प्रदूषण हो, तो इसमें से कोई भी पोल्यूशन जो है हमारी डाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है ना। एयर का पोल्यूशन हो गया, वाटर का पोल्यूशन हो गया, लैंड का पोल्यूशन हो गया, इन सभी से ही जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। द थर्ड वन इज क्लाइमेट चेंज। तो बेटा जो क्लाइमेट चेंज है, जो बदलता हुआ मौसम है, पहले की जो काल में जो मौसम था वो अभी नहीं है। पहले जहां पर कम गर्मी पड़ती थी वहां पर आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी अभी वहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, यानी कि स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है। तो ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होने लगी है, वो नष्ट होने लगी है ना, उसको हानि पहुंचने लगी है। एंड द फोर्थ वन इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, नए नए शहरों का बनना, नए नए टाउन्स का निर्माण, नए नए सिटीज का निर्माण। तो ये सभी करते समय क्या होता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज खड़े किए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं। तो ऐसे होते समय क्या होता है, इन सभी के कारण बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो खत्म होने लगती है ना। हमने इवन आपसे बात भी की थी पिछले क्लास में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एक्सटिंक्शन के रास्ते पे खड़े हैं। So these are some of the threats of biodiversity. First one is the deforestation, that means cutting of forest. Second one is pollution of water, air, and land. Third one is climate change, and the fourth one is urbanization. तो ये सभी जो है बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं। Now, conservation of biodiversity. ये बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग plants, animals and their habitats so that they can survive for future generations. ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का को कंजर्व करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें जो है प्लांट्स, एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स को, जहां पर वो रहते हैं, उनका जो वास स्थल है, उनको प्रिजर्व करना। जब उनको प्रिजर्व करेंगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस में भी वो आगे अपने अपने जनरेशंस को बढ़ा सकेंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स सो दैट दे कैन सर्वाइव फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी? हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बचे रहे, कंजर्व हो? तो सबसे पहले तो बात यह है कि प्लांट मोर ट्रीज, है ना। तो रिफॉरेस्टेशन, या हम बोल सकते हैं उसको कि ट्रीज को ज्यादा लगाना, एक बहुत अच्छा मार्ग है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सेकेंड थिंग इज सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे क्योंकि वाटर वगैरह जो इस तरह के रिसोर्सेस है उन्हीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और ऐसी चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए जो हम कम से कम उपयोग करें, जिसको हम रिड्यूस करते कहते हैं। दूसरा है रीयूज,
ऐसी चीज जिनको हम बार बार यूज कर सके, यानी कि एक बार यूज किया उसको फेंके ना, उसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि उसका हम उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के हम किसी और रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। दैट इज द 3R। ठीक है, उसको हम 3R कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एंड देन अवॉइड प्लास्टिक यूज, यानी कि प्लास्टिक का जो यूज, जितने भी हम लोग प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं उसका उपयोग हम कम से कम करें, और अदरवाइज वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स। देन प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें जितना हो सके हम प्लांट्स और एनिमल्स को, बर्ड्स को, सभी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ये बहुत अच्छी तरह से जान लिया था कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है द वैरायटी एंड डिफरेंसेस फाउंड अमंग द living things in a particular area. And when we talk about the diversity in plants and animals around us, we are looking at how many different types of plants and animals live in a specific place and how they are different from each other. वे एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी के को थ्रेटन करने वाली चीजें क्या है, यानी कि थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, एंड व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, और बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। उसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात करते हैं। तो इतनी सारी चीजें किसमें आती है बेटा? बायोडाइवर्सिटी में आती। ओके, नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसके बारे में हम बात करें। तो बेटा आपके सामने मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ, और उसको जिन बच्चों को चाहिए उनको वो नोट कर सकते हैं, और जिनके पास ये आंसर्स हैं उनको एक बार ये रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही यही आया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी and microorganisms, and it encompasses the diversity of species, ecosystem, and genetic variations, playing a crucial role, or playing an important role in maintaining ecological balance, supporting life processes, and providing essential resources for humans and the environment. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी हमारे अर्थ में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या करते हैं, ये हमारे चारों तरफ कुछ डाइवर्सिटीज को लाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है जिनकी कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, और ये क्या करती है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करती है, बनाए रखती है, मेंटेन करती है। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज। हमारे मनुष्य के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस ये हमें प्रोवाइड करती है, और हमारे एनवायरनमेंट को एक प्रॉपर एक जो है बैलेंस में रखती है। नाउ the next question is, name an animal that can live on that can live both in water and on land. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते हो। फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन, है ना, हम उनको एम्फीबियंस कहते हैं। द एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड, वी कॉल सच एनिमल्स एज एम्फीबियंस, है ना। तो द फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन एंड टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। चलिए, इसका आंसर तो आपने लिख लिया। अगला देखिए बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड टैप रूट सिस्टम्स विद एग्जांपल्स। तो पिछले क्लास में हमने फाइब्रस रूट सिस्टम क्या पढ़ा था, है ना, और टैप रूट सिस्टम क्या पढ़ा था, रेटिकुलेट वेनेशन क्या पढ़ा था, पैरेलल वेनेशन क्या है उसके बारे में भी पढ़ा था बेटा। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम हैज many thin branch roots from the base of the stem,
फाउंड इन प्लांट्स लाइक वीट, ठीक है। तो बीट्स जैसे प्लांट्स में जो रूट्स होती है, उनमें क्या होता है बेटा, बहुत छोटे छोटे जो है ब्रांचेस, ब्रांच रूट, जो थिन ब्रांच रूट होते हैं, स्टेम के बेस में से राइज करते हैं। एंड दिस सिस्टम एनहांसेस वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है, यानी कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ये क्या करता है, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट द टैप रूट सिस्टम में क्या होता है बेटा, हैज अ थिक रूट ग्रोइंग स्ट्रेट डाउन विथ स्मॉलर साइड रूट्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो टैप रूट सिस्टम होता है, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, कि एक मेन रूट होता है ना, इस तरह से एक मेन रूट होता है, और इस मेन, ये थिक मेन रूट होता है, और इस रूट्स में से क्या आते हैं, कुछ साइड रूट्स आते हैं, स्मॉलर साइड रूट्स आते हैं इस तरह से। इट प्रोवाइड स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी। तो बेटा ये जो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम, ये जो मेन रूट होता है, इसके अंदर जो है फूड स्टोरेज में सहायता करते हैं ये, ठीक है। सो the taproot system has thick root growing straight down with smaller side roots, providing food storage and stability. तो ये प्लांट्स को स्टेबिलिटी देता है, और फूड को स्टोर करने में भी सहायता करता है ना। जैसे कि आपका कैरेट वगैरह है, किस तरह का रूट है, वो एक टैप रूट सिस्टम है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन है, what are the similarities between terrestrial and aquatic animals? ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज के बारे में पूछा गया है। तो both terrestrial and aquatic animals have adapted features for their environment. उनकी अपनी एनवायरनमेंट या उनकी अपनी हैबिटेट के हिसाब से वे अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। Terrestrial animals have lungs for breathing, while aquatic animals possesses gills एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर स्विमिंग। आपको पता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे हम जैसे जो एनिमल्स होते हैं, हमारे पास क्या होता है बेटा, ब्रीथिंग के लिए हमारे पास लंग्स होता है। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास गिल्स होते हैं, और उनकी बॉडी कैसे होती है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है स्विम करने के लिए, है ना। तो वो आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, डिस्क्राइब द एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ अ माउंटेन गोट कंपेयर टू अ गोट फाउंड इन प्लेन्स। तो हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बताया था कि जो माउंटेन गोट्स होते हैं, वो उनकी उनके फीचर्स कैसे होते हैं, हाउ दे आर अडेप्टेड टू द माउंटेन रीजन्स। तो उनका जो अडेप्टेशन होता है माउंटेन रीजन की से, किस तरह से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उनके बॉडी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो ये जो साधारण गोट्स होते हैं, जो प्लेन्स वगैरह में रहते हैं, उनसे ये कैसे डिफरेंट है, इनका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा हम कैसे लिखेंगे इसके आंसर को, सी द माउंटेन गोट्स आर अडेप्टेड टू रग कोल्ड एनवायरनमेंट्स विथ थिक फर एंड शॉर्टर लेग्स फॉर नेविगेटिंग रॉकी टेराइन्स, है ना। तो जो माउंटेन गोट्स होते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी होती है उनकी, वो क्या करते हैं, उनके जो शरीर होता है उसके ऊपर क्या होता है, फर की जो थिक फर होती है, उसकी एक कोटिंग होती है, ठीक है। तो थिक फर की एक कोटिंग उनके शरीर में होती है, सो दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द सिवियर कोल्ड, है ना, बहुत ज्यादा ठंड से वो क्या करते हैं, वो बच जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो गोट्स होते हैं जो प्लेन रीजन्स में होते हैं, ठीक है, जो प्लेन रीजन्स में जो गोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, उनके दे हैव थिनर फर एंड लॉन्गर लेग्स, ठीक है। उनका उनका जो शरीर होता है उसमें ज्यादा फर आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड दे हैव लॉन्गर लेग्स, ये लेग्स जो होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं। एंड इट suited for flat warmer area aiding their survival in रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स, ठीक है। तो उनका जो पैर होता है वो नॉर्मली जो फ्लैट वार्म एरिया के लिए अडेप्टेड होता है, ताकि वो अपने, ये सभी जो दोनों जो गोट्स होते हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स के लिए उनकी बॉडी जो होती है वेल अडेप्टेड होती है। ओके, क्लियर है। चलिए अभी जो है
एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। आपसे पूछा गया है कि एनिमल्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनको किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। So the animals are classified into three main groups according to their habitats. आपको पता है जैसे कि aquatic animals है ना। aquatic animals कैसे animals होते हैं बेटा? aquatic animals are the animals or the organisms live in water, जो पानी में रहते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बच्चे? उन ऑर्गेनिजम्स को हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। लाइक फिशेस, वेल्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा जो कैटेगरी है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे एनिमल्स होते हैं बेटा? सच एज हॉर्सेस, लायंस, और जो हमारे लैंड में जो पाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी कैसे हैं? वी ऑल आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो हमारी भूमि पर, जो हमारे लैंड पे, जो टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एंड नाउ देयर इज एन अनदर कैटेगरी नॉन एज एम्फीबियस एनिमल्स। ये भी हमने सीखा, जैसे कि फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, विच कैन थ्राइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी बहुत आराम से अपने आप को, अपने बॉडी को अडेप्ट करके जीते हैं। ठीक है। एंड दिस क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स द एनिमल्स अडेप्टेशन टू देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स। तो उनके ये क्या दिखाता है? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो पानी के लिए, पानी में जीने के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनकी बॉडी फीचर्स। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने के लिए उनका बॉडी जो है अडेप्टेड होता है। और इन दोनों रीजन्स में जो रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं बेटा? दोनों पानी में भी और लैंड में भी बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। ठीक है। सो वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री मेन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है और इसके एग्जाम्पल के साथ आपने याद रखना है। ठीक है। अब बेटा और भी क्वेश्चंस हमने क्या करना है? डिस्कस करना है इस चैप्टर में से। लेकिन अभी हमारा समय हो चुका है एमसीक्यू सेशन का। तो अभी हम सीधे जाएंगे हमारे एमसीक्यू सेशन की तरफ। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the natural environment where a plant or animal lives called? ठीक है। तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है जहां पर एक एनिमल और प्लांट जीता है? उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एडेप्टेशन, ऑप्शन बी डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी हैबिटेट, ऑप्शन डी इकोसिस्टम। एडेप्टेशन, डाइवर्सिटी, हैबिटेट, इकोसिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन aquatic habitat? Which of these is an example of an aquatic habitat? तो इसमें से नीचे दिए गए में से aquatic habitat का एक एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी डेजर्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड, ऑप्शन डी ओशियन। Which of these is an example of an aquatic habitat? चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। Animals that can live both on land and in water are known as, option A mammals, option B reptiles, option C amphibians, and option D fish. Animals that can live both on land and in water are known as mammals, reptiles, amphibians, fish. चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। What adaptation helps a camel survive in a hot desert condition? What adaptation helps a camel survive in a hot desert condition? Option A, long ears. Option B, long legs and broad hooves. Option C, broad leaves.
ऑप्शन डी वेब्ड फीट। तो कैमल का एडेप्टेशन क्या है, आपने सीखा है, आपने सही ऑप्शन को चुनना है। फिफ्थ वन, which feature helps trees in snowy mountain regions? Which feature helps trees in snowy mountain regions? तो snowy mountain regions में जो trees होते हैं उनके क्या features होते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एडेप्टेड, पर्टिकुलर एरिया में जीने के लिए उनके जो प्लांट बॉडी होती है उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रॉड लीव्स, ऑप्शन बी conical shape and sloping branches, ऑप्शन सी shallow roots, ऑप्शन डी soft green stems. Which feature helps trees in snowy mountain regions? Sixth one, what does biodiversity refer to? What does biodiversity refer to? Option A, the number of humans in a region. Option B, the variety of living organisms in an area. The amount of water available. Option D, the variety of non-living things. What does biodiversity refer to? चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of these is an example of a shrub? Which of these is an example of a shrub? Option A spinach, option B mango tree, option C lemon, option D tomato plant. Which of these is an example of a shrub? आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। What type of stem do herbs typically have? जो herbs होते हैं उनके stem की क्या special feature होती है बेटा? Option A hard and woody, option B soft and green, option C thick and brown, option D no stem. What type of stem do herbs typically have? Ninth one, network of interconnected veins in a leaf is known as. Network of interconnected veins in a leaf is known as. Option A, parallel venation. Option B, reticulate venation. Option C, circular venation. Option D, square venation. Network of interconnected veins in a leaf is known as parallel venation, reticulate venation, circular venation, square venation. 10th one, the process of grouping organisms based on similarities is known as or is called. The process of grouping organisms based on similarities is called option A, respiration, option B, classification, option C, photosynthesis, option D, reproduction. The process of grouping organisms based on similarities is called respiration, classification, photosynthesis, reproduction. तो बच्चों सभी ने अपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, तो हम जरा चेक कर लेते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने सही आंसर किया है। आप देखिए अपने आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट where a animal where a plant or animal lives called। क्या कहा जाता है बेटा उसको, हम उनको उनका क्या कहा जाता है, उसको हैबिटेट कहा जाता है, उनका वास स्थल कहा जाता है ना। चलिए आगे, which of these is an example of an aquatic habitat? कौन सा है बेटा इसमें से जो aquatic habitat का एग्जाम्पल है वो है ओशियन। Third one, the animals that can live both on land and in water known as amphibians. चलिए आगे, what adaptation helps a camel survive in hot desert conditions? Long legs and broad hooves. Fifth one, which feature helps trees in snowy mountain regions? क्या होती है बेटा उनकी फीचर्स? conical shape and sloping branches.
Sixth one, what does biodiversity refer to? Yes, the variety of living organisms in an area. Seventh one देखिए, which of these is an example of a shrub? इसमें से जो टोमेटो प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है? एक shrub का एग्जाम्पल है. What type of stem do herbs typically have? Herbs typically have a softened green stem. Ninth one, network of interconnected veins in a leaf is known as, क्या कहा जाता है बेटा उसको? रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है. आगे 10th one, the process of grouping organisms based on similarities is known as or is called classification. ओके, तो आई होप सभी बच्चों ने जो है आंसर्स अपने सही तरीके से कर लिए होंगे. तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही. अगले क्लास में हम इसी चैप्टर में से थोड़े से और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे. तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू मैम.